दुनिया में बेहद खूंखार माना जाता है अल शबाब। आतंकी संगठन ने पहले भी खेला है कई बार खूनी खेल। सोमालिया में अस्थिर सरकार के बाद बेहद एक्टिव। अफ्रीका से लेकर यूरोप और अमेरिका तक फैला हुआ है अल शबाब का नेटवर्क। अब जरा खूंखार अल शबाब इसने जो घटनाओं को अंजाम दिया, कैप्टन श्याम आप अगर मेरे साथ आ सकें प्लीज। और ये जब हम लगातार बात कर रहे हैं कि अल शबाब और अल शबाब का दूसरे घातक आतंकी संगठनों के साथ जुड़ाव, ये महेश सचदेव सर से खासतौर से मैं ये समझना चाहूंगा इस इंफॉर्मेशन के बाद जो मैं आपको देने वाला हूं कि आतंकवादियों का आपस में क्रॉस कॉन्टिनेंट इस तरीके से जुड़ते चले जाना, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का कितना बड़ा सबब है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि कई जगहों पर अभी टेररिज्म को लेकर एक जैसी धारणा, एक जैसा की रणनीति के साथ निपटने के लिए संकल्प ये लगता नहीं है कि बना है। और इधर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आतंकवादी आपस में एकजुट होने शुरू हो गए। 2010 युगांडा के कंपाला में हमला हुआ और इसमें 74 लोग मारे गए। अल शबाब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 2013 भी देख लीजिए, 2013 में केन्या के नैरोबी में हमला हुआ और इसमें 67 लोग मारे गए। 67 लोग। 2015 केन्या के गरिसा में हमला हुआ, 147 लोगों की मौत हुई। 14 अक्टूबर 2017 सोमालिया मोगादिशु ही था, हमला हुआ, 320 लोग मारे गए। 320। 28 दिसंबर 2019 फिर मोगादिशु सोमालिया राजधानी हमला, 85 लोगों को मार डाला गया। 6 जनवरी 2020 लामू के पास केन्याई सैन्य अड्डे पर अटैक किया गया, एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। हालांकि हम ये भी बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने एक अटैक किया था और उसमें अल शबाब के करीब 2 दर्जन लोग मारे गए थे। क्या ये उसी का बदला है? क्या आने वाले दिनों में ये और तेज होते हुए हमले दिखाई देंगे? और ये क्रॉस कॉन्टिनेंट इन टेररिस्ट ग्रुप्स का आपस में जुड़ते जाना, ये कितना खतरनाक? महेश सचदेव सर। इसमें 2 चीज़ें आनी चाहिए जो कि आपको पूरक करूंगा मैं। एक तो आपने सबसे महत्वाकांक्षी हमले की चर्चा नहीं की है। मोजाम्बिक के उत्तर में अल शबाब ने इस साल के शुरू में एक गैस और ऑयल के फील्ड पर हमला किया था, जिसको टोटल डेवलप कर रहा है, जिसमें भारत की कंपनियों का तकरीबन $1 बिलियन लगा हुआ है। वहाँ पर जो जंग हुई थी उसमें अल शबाब का हाथ माना जाता है। और ये पहली बार था कि पूरे केन्या को पार करके और मोजाम्बिक में इस तरह का हमला किया गया। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगा, जो और लोगों ने जिसके बारे में कुछ कहा है, वो है आंतरिक राजनीतिक स्थिति सोमालिया की जो है, उसमें जो मई में चुनाव हुए थे वो काफ़ी विवादास्पद थे और हस्तांतरण प्रेसिडेंट फ्रामजो और प्रेसिडेंट महमूद के बीच में आसानी से नहीं हुआ था। तो अभी भी फ्रामजो के लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि जो चुनाव हुआ था वो सही था और वो चाहते हैं कि फ्रामजो वापस आए। तीसरी बात जो इसमें दखल देने की और हो जाती है वो ये जो आपने वहाबीज़म और सूफ़ीज़म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कहा, वो भी एक बहुत ज़रूरी है, जिसका कि समर्थन वहाबीज़म का या सलफ़ी इस्लाम का उसको करने वाले बाहर के लोग हो सकते हैं, जो कि अरेबियन पेनिनसुला में ऐसे प्राइवेट ऑपरेटर्स की कमी नहीं है। इससे भी बड़ी बात अगर मैं कहना चाहूँ वो ये है कि सोमालिया ऐसी अफ्रीका में ऐसी जगहों में से एक है जहाँ पर कि उत्तरी और दक्षिणी अफ्रीका के लोग मिलते हैं, जहाँ पर कि अरब समुदाय के लोग और अफ्रीकन ब्लैक लोग
मिला करते हैं, जिसमें कि अलग अलग कबीले होते हैं और अलग अलग उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं होती हैं। तो इन चीज़ों को ले करके वहाँ पर ट्राइबलिज़म बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस ट्राइबलिज़म का स्ट्रेंथ का नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर जा कर के आकलन होना चाहिए। देश की सीमाएं जो हैं वो 19वीं शताब्दी में जर्मनी में पूरे अफ्रीका की, सर ये जो आप बात कह रहे हैं ये उसका महत्व इतना नहीं है जितना कि जनजातीय लोगों का है, जो कि अगर केन्या में भी अल-शबाब की ट्राइब के लोग रहते हैं तो वो सोमाली केन्या के अल-शबाब के लोगों का समर्थन करेंगे, शरण देंगे और उन वापसी में उनसे भी उम्मीद करेंगे कि वो केन्या में उनका हाथ ऊंचा करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो महेश सचदेव सर ने कही, इसको आपके लिए दोहरा देता हूं कि वहां जो ट्राइब्स के तौर पर वहां की जो जनजातियां हैं उसके तौर पर उनकी जो पहचान है वो पहचान देश की पहचान से ज्यादा बड़ी पहचान उनको लगती है और इनके बीच में जो जुड़ाव है वो बहुत तगड़ा है और इसीलिए अल-शबाब पर काबू पाना वहां पर मुमकिन हुआ नहीं है। जरा देखिए जितेंद्र कुमार ओझा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक, उनका भी स्वागत करता हूं। जितेंद्र साहब बहुत स्वागत है आपका। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं हिंदुस्तान में बैठकर, इस घटना को 26/11 से इसकी समानता को लेकर आप क्या देख रहे हैं और ये जो अलग अलग आतंकवादी गुटों के तार आपस में जुड़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, हमें अपने घटनाओं से तो थोड़ा इसे अलग करके देखना होगा। पिछले साल मैंने एक पेपर लिखा था इसके ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, और ये बड़ा साफ दिखाई पड़ रहा था कि जो एक और पहलू दो लोगों ने तो कहा है, मुझसे कहूंगा कि बहुत सारी बड़ी ताकतें टेरर ग्रुप्स को एक स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो जो अफ्रीका में आप देखें कि हमेशा से एक इंसर्जेंसी के लिए एक बहुत गुरिल्ला वॉरफेयर का बहुत पुराना इतिहास रहा है और उसके कुछ लोग जो है धीरे धीरे करके जो है कई ग्रुप्स में चले आते आ रहे हैं और 50% पॉपुलेशन इस्लामिक पॉपुलेशन रही है। लेकिन आप देखिए कि ये खार्टूम में जो पहली बॉम्बिंग होती है वहां से देखिए कि 200 से अधिक लोग मारे जाते हैं, 4,500 लोग घायल होते हैं। तो उस समय दिखाता है कि टेररिज्म का, इस्लामिक टेररिज्म का एक बहुत बड़ा मजबूत बेस बन गया था उस समय से। और जो बोको हराम है और ये जो अल-शबाब है, ये जो है करीब जो है लास्ट कुछ 1 दशक से अधिक से जो है 2006 से इनकी प्रेजेंस रजिस्टर हुई है और बहुत लोगों ने बताया है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक प्रॉक्सी के रूप में यूज करने की जो बात मैं कह रहा हूं वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि अफगानिस्तान में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन पाकिस्तानी आईएसआई का एक बड़ा कोऑर्डिनेटिंग रोल रहा। जो आपने कहा कि कैसे जो है इन लोगों के बीच में तार जुड़ते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट पावर का रोल रहता है कि वो उनके भीतर के झगड़े को सुलझाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं और कई जगह उनके सप्लाई रूट्स को, किसी चीज को उसमें कोऑर्डिनेट करने की बात करते हैं। तो आप देखिए आईएस से थोड़े से इसके लिंक रहे, अलकायदा से बहुत जबरदस्त लिंक रहा, तालिबान से भी इसका थोड़ा बहुत जो है, इसके कुछ लोग जो टॉप लीडरशिप है वो तालिबान से ट्रेनिंग करके गए हैं, इराक से ट्रेनिंग करके गए हैं, फुट सोल्जर वहां के बहुत सारे लोकल लोग रहे हैं जो बाहर नहीं आए हैं। तो ये लिंक बहुत साफ है। दूसरी बात जो चिंता की बात बहुत ब्रीफली मैं कहूंगा कि ये जो टेररिज्म खत्म नहीं होने वाला है जब तक बड़े पावर इन ग्रुप्स को चलने दिया जाए, और जब जरूरत पड़ती है तो इनडायरेक्टली एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी के साथ जो है इसका इस्तेमाल कर लिया जाए अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि इसको खत्म करने की बातें की जाती हैं, लेकिन कई बार पर्दे के पीछे से इनको अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी से इनका वजूद बना रहता है, बचा रहता है और चलता रहता है, बढ़ता रहता है। जरा देखिए क्यों कहा जा रहा है। हालांकि जितेंद्र जी कहते हैं कि इसको हमारे यहां हुई घटनाओं से इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी समानताएं ऐसी हैं जो इसको 26/11 की यादें, खौफनाक यादें फिर से ताजा करती हैं। सोमालिया में मुंबई जैसा ही ये आतंकवादी हमला क्यों कहा जा रहा है?